हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू फन क्लासेस चैनल। दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जिसकी आप सभी को या आपके बच्चों को बहुत ही ज्यादा जरूरत है। दोस्तों, वो है पीपीसी, परीक्षा पे चर्चा। दोस्तों, अब आपको पता ही लग गया होगा कि मैं किसके बारे में बात करने वाला हूं। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब से उन्होंने प्रधानमंत्री पद की कुर्सी संभाली है, तब से वे भारत के जो भविष्य कहे जाने वाली युवा पीढ़ी है, उसको वे परीक्षा के तनाव से छुटकारा दिलाने के लिए कोशिश करते रहे हैं। और ऐसे में उनकी एक कोशिश है परीक्षा पे चर्चा, पीपीसी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं, दो बात करेंगे आज हम। एक बात है पीपीसी 2024 की मुख्य बातें, और दूसरा है जिसका कि आप सभी को उत्सुकता से इंतजार है, वह है कि हम पीपीसी 2025 के लिए आवेदन कैसे करें और उसका रजिस्ट्रेशन लिंक क्या है और उसकी अंतिम तारीख क्या है दोस्तों, और कौन कर सकता है यह भी जानेंगे। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं मोदी जी के ही शब्दों में, जो उन्होंने कहा है कि परीक्षा के समय बहुत तनाव हो जाता है और तैयारी के दौरान हम तैयारी से इस तनाव से कैसे निपटें। दोस्तों, इस पीपीसी से न केवल भारत के बल्कि दूर दराज के देशों से भी स्टूडेंट्स जुड़े हैं। और दोस्तों, यह भारत के लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि है कि यहां के प्रधानमंत्री अब्रॉड के स्टूडेंट्स को ऑनलाइन परीक्षा तनाव से छुटकारा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, पल्लवी आंध्र प्रदेश की और अर्पण पांडे मलेशिया के 12वीं स्टूडेंट का सवाल यह था कि परीक्षा के समय बहुत ज्यादा तनाव हो जाता है, उससे हम कैसे निपटें। तो मोदी जी ने जो हमारे पीएम मोदी जी ने जो जवाब दिया, उसको आप सुनकर दंग रह जाएंगे। उन्होंने कहा, आप जब डर की बात करते हैं तो मुझे भी डर लग जाता है। पहली बार परीक्षा देने जा रहे हैं क्या? मार्च अप्रैल में परीक्षा आती ही है, ये सभी को पता है। फिर डर काहे का, तनाव किस चीज का? दोस्तों, यह तो पहले से ही पता होता है। जो अचानक नहीं आया वह आसमान नहीं टूट पड़ा है उससे। आपको डर परीक्षा का नहीं है, बल्कि आपके आसपास एक ऐसा माहौल बना दिया गया है कि परीक्षा परीक्षा परीक्षा। तो दोस्तों, आपके अंदर तनाव होना स्वाभाविक है। दोस्तों, इसके लिए पूरा सामाजिक वातावरण, माता पिता, रिश्तेदार ऐसा माहौल बना देते हैं कि जैसे बहुत बड़े संकट से आपको गुजरना है। दोस्तों, इसके लिए मोदी जी ने कहा कि मैं सभी से कहना चाहता हूं कि यह सबसे बड़ी गलती है कि हम डर का माहौल बना देते हैं। इसी से बच्चे क्या तनाव में जीने लग जाते हैं और उनकी तैयारी अच्छी नहीं हो पाती है। दोस्तों, हम जरूर से ज्यादा सोचने लग जाते हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि जिंदगी का आखिरी मुकाम नहीं है। बहुत पड़ाव आते हैं, यह छोटा सा पड़ाव है। हमें दबाव में नहीं बढ़ना है, हमें खुशी के साथ आगे बढ़ना है, हमें पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना है। दोस्तों, बात एक है कि यदि हम अच्छा करेंगे, कर्म अच्छा करेंगे, पढ़ाई अच्छी करेंगे, हमारा रिजल्ट अच्छा आएगा। लेकिन कल को कुछ भी होता है तो इसे अन्यथा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि युवा पीढ़ी जल्दी इसे दिलो दिमाग से लगा लेती है। और यह पूरी जिम्मेदारी समाज की है, माता पिता की और टीचर्स की है। दोस्तों, आगे हम और रिश्तेदारों की उन पर दबाव बना देते हैं, ऐसा तनाव बना देते हैं, माहौल बना देते हैं कि नहीं, एग्जाम तो पता नहीं क्या चीज है। दोस्तों, अगली बात है, उनका कहना है कि आप ज्यादातर मां बाप कैरियर, पढ़ाई, सिलेबस में इन्वॉल्व कर देते हैं बच्चे को। पहले क्या होता था, मां बाप बच्चों के साथ ज्यादा इन्वॉल्व रहते थे, लेकिन आजकल मां बाप बच्चों को यह कहते हैं पढ़ो पढ़ो, सिलेबस में ध्यान दो, लेकिन खुद से उनको दूर करते जा रहे हैं। आज ज्यादातर जो है बच्चों कैरियर, पढ़ाई, सिलेबस इसमें इन्वॉल्व है। मोदी जी कहते हैं कि मैं इससे इन्वॉल्वमेंट नहीं मानता, इससे उन्हें बच्चों की क्षमता का पता नहीं लग पाता है। वे इतने व्यस्त हैं कि उनके पास बच्चों को देने के लिए समय ही नहीं है।
ऐसे में बच्चों की क्षमता पता लगाने के लिए उन्हें बच्चों का एग्जाम देखना पड़ता है, इसलिए उनका आकलन भी रिजल्ट तक ही सीमित रह जाता है। कितनी बढ़िया बात कही है कि रिजल्ट आप डेली उनसे जुड़े रहिए, रिजल्ट आप डेली एनालिसिस कर सकते हैं। एक एग्जाम से एनालिसिस करना किसी स्टूडेंट को यह सही बात नहीं है। आप उनको टाइम ही नहीं दे रहे, फिर आप उसका रिजल्ट चाहते हैं तो कहां से मिलेगा आपको रिजल्ट। उसके बाद बात आती है, ऐसा नहीं है कि एग्जाम आखिरी मौका है, या तो लंबी जिंदगी के लिए अपने आप को परखने का एक मौका है। उसके बाद है, समस्या तब आती है जब हम इसे ही जीवन का अंत और आरंभ मान लेते हैं। दरअसल एग्जाम जीवन को गढ़ने का अवसर है, उसे इसी रूप में लेना चाहिए। हमें अपने आप को कसौटी पर कसने का मौका खोजते रहना चाहिए ताकि हम और बेहतर कर सकें। दोस्तों अगला है, कुछ स्टूडेंट से उनसे पूछा कि कुछ सब्जेक्ट से मैं पीछा छुड़ाने लगता हूं, इसे कैसे ठीक करूं। तो यदि आप पीएम मोदी जी का जवाब सुनेंगे, बड़े ही सरल तरीके से उन्होंने इस समस्या का समाधान कर दिया। देखिए आप, कौन कह सकता है कि वो एक देश का प्रधानमंत्री है। इस ढंग से उन्होंने जवाब दिए कि एक तरह से तो लगता है कि टीचर को क्लास में पढ़ा रहा। दोस्तों यह कुछ अलग तरह का विषय है। आप दोनों ने किसी खास विषय से डर की बात कही, आप ऐसे अकेले नहीं हैं। दुनिया में एक भी इंसान ऐसा नहीं है जिस पर यह बात लागू नहीं होती है। दोस्तों बहुत से ऐसे इंसान हैं जिसको कई सब्जेक्ट, कई क्षेत्र उसे कठिन लगते हैं। दोस्तों मान लीजिए आपके पास बहुत बढ़िया 5-6 शर्ट है, उन्होंने उदाहरण बहुत बढ़िया दिया। इनमें से एक दो ऐसा है जो बार बार पहनते हैं। कई बार तो मां बाप इन चीजों को लेकर गुस्सा हो जाते हैं कि इसे कितनी बार पहनोगे। पसंद नापसंद मनुष्य का व्यवहार है। दोस्तों इसमें डर की क्या बात है। होता क्या है कि जब हम कुछ नतीजे ज्यादा अच्छे लगने लगते हैं तो उनके साथ आप सहज हो जाते हैं। जिन चीजों के साथ आप सहज नहीं होते वो आपको टफेस्ट लगने लग जाते हैं, और हम तनाव में ही अपनी पावर लगा देते हैं। अब क्या होगा, मेरे को सब्जेक्ट आता ही नहीं है, मेरा मैथ है वो बहुत कमजोर है, मैं मैथ में वीक हूं, ये मेरा स्ट्रेंथ है ना, अब मैं क्या करूंगा। यदि वो तनाव छोड़कर हम पॉजिटिविटी के साथ उस सब्जेक्ट में लग जाएं तो हमारी वही स्ट्रेंथ हो जाएगी। अपनी एनर्जी को सभी विषयों में बराबर बांटना चाहिए। 2 घंटे तो सभी को बराबर समय दीजिए आप, तभी आप सब सब्जेक्ट को बराबर दृष्टि से देख पाएंगे। अगला है, कठिन फैसलों पर पहले विचार करें और उसके बाद मुकाबला करें। टीचर हमें सिखाते हैं कि जो सरल है उसे पहले पढ़े। एग्जाम में तो खास तौर पर कहा जाता है ये चीज। पढ़ाई को लेकर यह सलाह जरूरी नहीं है। पढ़ाई की बात हो तो कठिन को पहले अटेंड करें आप और सरल को बाद में लें। क्योंकि दोस्तों जो कठिन है, जो आपकी वीकनेस है, उसे स्ट्रेंथन बनाने के लिए उसको समय ज्यादा देना होगा आपको। तो दोस्तों वह कठिन है वो और आसान हो जाएगा। दोस्तों उनका कहना था कि उन्होंने अपना एग्जाम्पल दिया। उन्होंने कहा कि जब मैं मुख्यमंत्री था फिर प्रधानमंत्री बना, मैं क्या करता था, जो फैसले थोड़े कठिन होते थे और अफसर कठिन फैसले लेकर आते थे, मैंने अपना नियम बनाया कि पहले कठिन फैसले पर विचार करूंगा, रात में आसान फैसलों वाली चीजों के बारे में सोचता हूं, सुबह फिर कठिन से मुकाबला करने के लिए तैयार रहता हूं। उन्होंने ऐसी मतलब अपने अनुभवों से लेकर बताया कि सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो खुशी खुशी उनको स्वीकार कर लेते हैं और लगता है जैसे कोई एक मार्गदर्शक, सच्चा मार्गदर्शक उसका मार्गदर्शन कर रहा है, जैसे कि एक माता पिता उनको सही राह में ले जा रहे हैं, उनका हाथ पकड़कर, उनकी अंगुली पकड़कर। दोस्तों आगे बात है, सब्जेक्ट कठिन हो तो भागे नहीं, टीचर गाइड करे। दोस्तों टीचर कह तो देते हैं, उनका कहना है कि टीचर कह तो देते हैं कि बेटा ये कठिन है, इसमें ज्यादा ध्यान देना, लेकिन क्या अब टीचर अपने आप से बात करें, खुद से पूछे कि क्या वे बच्चों पर मेहनत कर रहे हैं, क्या उस सब्जेक्ट को जो कि हार्ड है उसे सरल बनाने के लिए उन्होंने कुछ किया, या बच्चों के दिमाग में तनाव बैठा दिया। ये गलत है।
दोस्तों यदि टीचर ही तनाव देने लग गया तो वो टीचर किस चीज का? दोस्तों किसी एक बच्चे को सिर पर हाथ रखकर कोई बात कहना बहुत काम आता है। दोस्तों आपके जीवन में ऐसी कौन सी बातें थी जो बहुत कठिन लगती थी? उन्होंने कहा कि हर किसी के लिए कोई ना कोई चीज कठिन होती है, लेकिन ऐसा एक मार्गदर्शक होता है, एक ऐसा गुरु होता है जो कि उस चीज को आसान करके उसके सामने परोस देता है और वो उसे आसान लगने लग जाती है और कठिनाई काफूर हो जाती है। दोस्तों इसके अलावा खाली समय अवसरों का खजाना है, कुछ भी सीखने की कोशिश करें। दोस्तों कई बार क्या होता है कि हम पढ़ते पढ़ते ऊब जाते हैं, तो ऊब जाते हैं तो हम क्या करते हैं, खाली समय में बैठते हैं। तो बैठने का मतलब ये नहीं है कि हम रुक जाए, हमें करना क्या है, हमें खाली समय का सदुपयोग करना है और सदुपयोग से हमें क्या होगा, कुछ निर्माण की चीजें मिलेगी। हमारी जो वीकनेस है वो हमें पता लगी, हम उसे स्ट्रेंथन, हम उसे मजबूती बनाने के लिए काम करते रहेंगे। इसके अलावा दोस्तों ये है कि जब हम बात करते हैं पेरेंट्स से, उन्होंने कहा कि आप अपने बच्चों को अपनी तरह तो नहीं बना रहे। क्यों नहीं बना रहे? उन्होंने कुछ सोच समझकर ही कहा होगा। उन्होंने क्यों कहा? जीवन का जो तरीका आपने चुना है वैसी जिंदगी आपके बच्चे भी जिए, ये जरूरी नहीं है। आप उन पर थोपे नहीं कि आप क्या चाहते हैं, आप उनको वो कहें कि वो क्या करना चाहते हैं वो करें। दोस्तों अगर वे बदलाव करते हैं तो आपको लगता है कि पतन हो रहा है, नहीं। बंगाल की एक बेटी ने उनसे स्टार्टअप के बारे में पूछा तो उनका अनुभव उन्हें याद आता है। वो कहते हैं कि उन्होंने कहा कि मेरी मां को इससे बहुत झटका लगा, हालांकि वह काफी कामयाब रही। आपको यह सोचना चाहिए कि आप अपने बच्चों को जकड़ने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं, अपनी महत्वाकांक्षाओं के मकड़ जाल के अंदर तो उलझा नहीं रहे। आपको चाहिए कि बच्चे को फ्री छोड़ दें कि वो क्या करना चाहता है, लेकिन उसका मार्गदर्शन करते रहें, उस पर नजर रखें कि वो कुछ भटक तो नहीं रहा है। वहां आप उसकी हेल्प कीजिए, नहीं तो उसको छोड़ दीजिए खुले आसमान में उड़ने के लिए। देखिए कैसे वो सफलता उसके कदम कैसे नहीं चूमती है। दोस्तों को जकड़ना नहीं है, उनको आजाद छोड़ देना है, आजाद पंछी की तरह। दोस्तों आपकी संतान ये विरोधाभास देखती है तो उसके मन में सवाल उठते हैं। हमें सिखाया जाता है कि जीवन मात्र में परमात्मा का वास है। आपके घर में जो लोग काम करने आते हैं, क्या कभी आपने उसके सुख दुख की बात की है? अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको अपने बच्चे को मूल्य सिखाने की जरूरत नहीं है। आपको यह नहीं सिखाना कि अच्छा क्या और बुरा क्या है। दोस्तों उन्होंने कहा कि मैं आप पर सवाल नहीं उठा रहा, सामान्य व्यवहार की बात है। कई जगह होता है कि घर में कोई प्रोग्राम होता है तो वहां काम करने वालों से कहते हैं कि बहुत मेहमान आने वाले हैं, घर बताकर आना कि मैं देर से आऊंगा। बच्चे देखते हैं कि मेरे घर में काम करने वाले हमारी खुशी में हिस्सेदारी नहीं है, इससे उनके मन में टकराव होता है और बच्चे यहीं से सीखते हैं। उनके मन में अजीब सा भय और तनाव बन जाता है कि कहीं मैं भी तो इसका हिस्सा नहीं होता जा रहा हूं। दोस्तों आगे चीज जो है, और एक चीज और है, बच्चा उसे बारीकी से देखता है और समझता है उसको। और हम क्या करते हैं कि जब वो उसे घुलने मिलने की कोशिश करता है तो हम उसको डांट डपट कर चुप कर देते हैं। लेकिन दोस्तों एक चीज और है, हमारे घर के वातावरण में आसपास बेटा बेटी में असमानता दिखाई देती है, यह भी एक बड़ा ही विरोधाभासी काम है। हमें बेटे और बेटी को समान रखना है, समान शिक्षा दिलानी है, समान सब कुछ करना है। तभी जो विरोधाभास है, वो मूल्य है, वो जो अवमूल्यन की बात है वो दूर हो पाएगी। उसके बाद है हमें काम कराने के लिए बच्चों के पीछे भागना पड़ता है, उन्हें कैसे मोटिवेट करें। एक सवाल आया पेरेंट्स का कि हम उन्हें मोटिवेट कैसे करें, तो उनका बहुत अच्छा उन्होंने जवाब दिया कि बड़े होने के बावजूद हमें भी तो कुछ मूल्यांकन करना चाहिए। किसी ने पूछा, हम एक सांचे में बच्चों को ढालने की कोशिश करने लगते हैं, हम इसे सोशल स्टेटस का सिंबल बना लेते हैं। माता पिता कुछ सपने पाले होते हैं, उनका बोझ बच्चों पर डाल देते हैं। हम अपने लक्ष्यों के लिए बच्चों को जाने अनजाने में इंस्ट्रूमेंट मानने लगते हैं कि हमारी महत्वाकांक्षा को पूरा करने में ये हमारे टूल्स हैं, टेक्निक्स हैं। बच्चों को उस दिशा में खींचने में नाकाम हो जाते हैं तो बच्चों को मोटिवेट करने की जरूरत महसूस करने लग जाते हैं। होता क्या है, हम महत्वाकांक्षाओं का बोझ
जो हमने नहीं किया वो हम बच्चों से आशा करने लग जाते हैं कि वो करें। अभी आपने हाल ही में देखा होगा कि कोटा जो है वो डेथ फैक्ट्री बनता जा रहा है एजुकेशन फैक्ट्री की बजाय। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स उन पे अच्छा खासा वहां पे पैसा लगाते हैं नीट के लिए, जेई के लिए। फिर जब उनके आशा के अनुरूप परिणाम नहीं आते तो वो खींच कर उन पे अपना गुस्सा उतारते हैं और उनसे महत्वाकांक्षाएं रखने लग जाते हैं कि वो करेंगे जो उन्होंने नहीं किया। दोस्तों कई बार क्या होता है, बच्चा एक सब्जेक्ट में जाने नहीं चाहता और हमने थोप दिया, बच्चा ढंग से कुछ नहीं कर पाएगा और वो हम उस पर दबाव बनाएंगे तो या तो दिमागी रूप से संतुलन खो बैठेगा या फिर वो अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेगा। ऐसे नहीं करने देना है, हमें उसे फ्री छोड़ना है, उसके दिमाग को फ्री छोड़ना है, वो क्या करना चाहता है। दोस्तों इसका पहला चरण है ट्रेनिंग। दोस्तों इसके बाद मोटिवेशन शुरू होता है। इसके लिए अच्छी किताबें, मुहावरे, अनुभव, ट्रेनिंग के टूल है। आप चाहते हैं कि बच्चा सुबह उठकर पढ़े, लेकिन क्या आपके घर में ऐसी किताबों की चर्चा होती है कि वो उनको बैठकर पढ़े उनको? दोस्तों आपके घर में यदि फिल्मी गाने चल रहे हैं तो बच्चा कभी भी धार्मिक या आध्यात्मिक रूप से नहीं जुड़ेगा और न ही वो पुस्तकों की तरफ जुड़ेगा, वो ऑनलाइन पढ़ेगा। इसलिए मोदी जी ने ये कहा कि मैं चाहता हूं कि आपके घर में माहौल हो। और दोस्तों हमारे यहां ब्रह्म मुहूर्त का पालन किया जाता रहा है पुराने समय से। क्या आप कर रहे हैं? अपने आप से पूछें, पेरेंट्स से कहा उन्होंने। दोस्तों आगे है दूसरी ओर 5 AM क्लब की चर्चा होती है, क्लबों में जाने की चर्चा हो जाती है, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में उठने की चर्चा नहीं होगी। दोस्तों क्या आपने ऐसी कोई किताब देखी है जिसमें सुबह उठने के फायदे बताए गए हों? एक बार बच्चा सुबह उठने के बाद समझ गया तो वह खुद ब खुद अपने आप उठने लग जाएगा, मोटिवेट हो जाएगा। आपका बच्चा वो है, उसे तनाव में नहीं जीना है, उसे तनाव में नहीं डालना, उसे जकड़ना नहीं है, उसे खुला छोड़ना है। उसे क्या करना है, कैसे करना है, उस पर छोड़ दीजिए और परिणाम आप देखिए बहुत पॉजिटिव आएंगे। अब अगली बात है कि जीवन की असली कसौटी तो स्कूल से बाहर ही है, मतलब जो परिणाम है वो बाद में आएंगे। तो मोदी जी का कहना है कि आज के चकाचौंध वाले युग में स्टूडेंट लाइफ में धारणा बन गई कि जो टीवी पर आता है वैसा कुछ बनना है। यह बुरी बात नहीं है, लेकिन जीवन की सच्चाई से बहुत दूर है, क्योंकि वो रियल लाइफ नहीं है, वो रियल लाइफ है और जो हम जी रहे हैं वो रियल लाइफ है। ये बच्चों को समझाने की जरूरत है। दोस्तों सच्चाई है कि जितने लोग हैं उतने ही अवसर हैं। दोस्तों हमें अपनी जिज्ञासा का दायरा बढ़ाने की जरूरत है। इसलिए जरूरी है कि 10th और 12th में आप अपने जीवन का ऑब्जर्व करने की कोशिश करें। इसके अलावा करना क्या है, खुद को ट्रेंड कीजिए, स्किल बढ़ाइए और ऑब्जर्व करते हुए ये जानिए कि आप क्या करना चाहते हैं। उसके बाद यदि आपको स्टेटस मिलता है, कुछ काम करने का, कुछ सोचने का दायरा मिलता है, तो आप काम करें, उस पे, उस सब्जेक्ट पे काम करें। यह इच्छा जीवन में अंधेरे की शुरुआत करने की वजह बन जाती है। दोस्तों सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन सपने को लेकर बैठना, उनके लिए सोते रहना, यह तो सही नहीं है ना। दोस्तों आपको सोचना चाहिए कि कौन सा एक सपना है जिसे आप जीवन का संकल्प बनाना चाहेंगे। इसके बाद आपको आगे का रास्ता साफ क्लियर दिखने लग जाएगा, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा रास्ता आपके लिए। बच्चे खाना नहीं खाना चाहते, टिफिन छोड़कर फास्ट फूड खाते हैं, इसका क्या करें? इसका जवाब उन्होंने बड़ा ही शालीनता के साथ किया, मनोवैज्ञानिक दिया। उनका यह था कि हम मनोवैज्ञानिक तरीके से सोचें तो जवाब आसान हो जाएगा। हमारी ट्रेडिशनल चीजों के प्रति गौरव का भाव पैदा करें। खाना बनाने की प्रक्रिया सभी सदस्यों को पता होनी चाहिए। कितनी मेहनत के बाद खाना पकता है ये बच्चों को समझाना चाहिए, बच्चों के सामने लाना चाहिए। आज के जमाने में खाने पीने की बहुत सी वेबसाइट्स हैं, क्या हम इनसे जानकारी जुटाकर ऐसी चीजों को लेकर कोई गेम डेवलप कर सकते हैं जो हफ्ते में एक बार खेल सकते हैं? दोस्तों इसमें सब्जियों के फायदे बताएं। जब मित्र घर में आए तो उनकी बात सभी सदस्य सुने। वे आपको बता सकते हैं कि खाने में क्या क्या बदलाव कर सकते हैं। आप टीचर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि बच्चों को खाने के बारे में क्या दिक्कत है। दोस्तों टीचर बात करते करते ही उनके दिमाग में भर देंगे कि खाना क्यों खाना चाहिए और क्या खाना चाहिए, और कुछ न कुछ नए नए एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए। एक ही एक खाना नहीं, अलग अलग खाना देते रहना चाहिए। कई परिवारों में बच्चों को ट्रेडिशनल खाना मॉडर्न बनाकर दिया जाता है, और यह
हालांकि है सब्जेक्ट से बाहर है, सिलेबस से, लेकिन ये हमेशा काम आएगा, क्योंकि जंक फूड आपके दिमाग में जंक लगाएगा बच्चों के, और जो ट्रेडिशनल खाना उसे दिमागी रूप से मजबूत बनाएगा। एक बात है कि कुछ सवाल ऐसे आए कि हम कुछ भी पढ़ लें लेकिन याद नहीं रहता। तो मोदी जी ने एक बहुत ही अच्छी बात कही कि जब आप सीरियल देखते हैं, क्या आपको उनके पात्र याद है? बोला हाँ याद है। आप जो मूवी देखते हैं, क्या आपको स्टोरी याद रहती है? हाँ एकदम याद रहती है। तो आपको करना क्या है? आपके फोकस की कमी है। आप अपने सब्जेक्ट को इतना इजी बना लें, अपने नोट्स बनाएं जिससे कि वो इजी हो जाए, उसे प्रैक्टिकल रूप से पढ़ने की कोशिश करें, ताकि आपका फोकस आपके दिमाग में बैठ जाए और आपको फोकस अपने एम पर करना है। बहुत ही इजी तरीके से उन्हें समझा दिया और बच्चों को समझ में भी आया। आगे है कि यदि हम आगे बढ़े तो हमें करना क्या चाहिए। तो दोस्तों, लोकल फॉर वोकल के जरिए आत्मनिर्भर भारत का भी मंत्र भी दिया उन्होंने कहा कि स्टूडेंट्स को वोकल फॉर लोकल के जरिए देश को आत्मनिर्भर बनाने की ओर बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज मैं आपको एक बड़े एग्जाम के लिए तैयार करना चाहता हूं। यह बड़ा एग्जाम है और हमें इसमें 100% पास होना है। यह है अपने भारत को आत्मनिर्भर बनाना और लोकल फॉर वोकल को जीवन मंत्र बनाना। दोस्तों, आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि भारत देश ही नहीं, जबकि जो पीपीसी 2024 था उसमें 81 देशों के छात्रों ने भाग लिया, रजिस्ट्रेशन करवाया। और कितने बच्चे थे उसमें? आपको जानकर ताज्जुब होगा कि उसमें 2.5 लाख स्टूडेंट्स ने भाग लिया और 81 देशों के, केवल भारत का नहीं, 81 देश अलग अलग थे उनमें। और यदि टोटल स्टूडेंट देखें तो 2.26 करोड़ स्टूडेंट थे। तो दोस्तों, इससे पता लगता है कि कितना महत्वपूर्ण ये रहा होगा। दोस्तों, अब उन्होंने जो 25 मंत्र बताए, हम जाते जाते आपके साथ संक्षिप्त में साझा कर लेते हैं कि आपको यदि अपनी परीक्षा में तनाव से दूर रहना है, आपको अच्छे परिणाम लाने हैं, तो उन्होंने क्या किया? केवल स्टूडेंट्स के लिए नहीं, टीचर्स के लिए नहीं, उनके पेरेंट्स के, अभिभावकों के लिए कुछ मंत्र दिए, वो जान लेते हैं। माता पिता को सबसे पहले तो उन्होंने कान मरोड़े माता पिता के। उन्होंने कहा कि माता पिता के को अपने बच्चों के रिपोर्ट कार्ड को उनका विजिटिंग कार्ड नहीं बनाना चाहिए। सबसे बड़ी बात, यदि उसमें कम नंबर आ गए तो उन्हें बार बार नहीं दिखाना कि तुम्हारे ये नंबर देख इतने कम आ गए, इतने कम आ गए। उससे आपको तनाव में लेना है। दूसरा, सही समय जैसी कोई चीज नहीं है, इसलिए उसका इंतजार ना करें। स्टूडेंट्स को उन्होंने कहा कि आप ये सोचते हैं कि आज समय सही नहीं है, कल पढ़ेंगे, तो सही समय कभी नहीं आएगा। आपका जो अब का समय वो सही समय। अगला है, बच्चों को सामर्थ्यवान बनाना चाहिए और उन्हें दबाव से मुकाबला करने में मदद मिलेगी इससे, और उनके ऊपर कभी भी आप दबाव ना बनाएं। उसके बाद है, छात्रों और शिक्षकों के बीच जो संबंध है वो केवल परीक्षा के कालखंड का नहीं होना चाहिए, बल्कि पहले दिन से प्रगाढ़ होना चाहिए, ताकि बच्चा कोई भी सवाल करने में झिझके नहीं, उनसे एकदम साफ और क्लियर स्पष्ट रूप से पूछ सके। अगला है, निर्णय आधारित फैसले लेने की सहायता के साथ मोबाइल का प्रभावी उपयोग करें। क्या है शब्द? प्रभावी उपयोग, मिसयूज नहीं। ठीक है, स्क्रीन पर बिताए जाने वाला समय नींद के समय को नष्ट कर देता है, इसलिए बेड पर जाते ही 30 सेकंड के भीतर सो जाना चाहिए, मोबाइल को दूर करके। 30 सेकंड लगना चाहिए आपकी नींद में, तभी आप जाकर स्वस्थ रह पाएंगे। अगला, अपने बच्चों के बीच कभी भी प्रतिस्पर्धा, प्रतिद्वंदिता या असमानता को जन्म नहीं देना है। यदि आपने ऐसा किया तो कभी भी इससे उबर नहीं पाएगा और जो प्रतिस्पर्धा का जो माहौल है उसके अंदर पनपता चला जाएगा। और ऐसा नहीं करे, लेकिन भाई बहनों के बीच में एक प्रेम और जो है ना प्रेरणा स्रोत बनाए एक दूसरे को। उसके बाद शिक्षक नौकरी की भूमिका में नहीं है, बल्कि वे छात्रों का जीवन संवारने की जिम्मेदारी उनके ऊपर है, ये सोचकर वो काम करे। वो एक दिहाड़ी मजदूर नहीं है शिक्षक, वो भारत के निर्माता है, जो कि भारत के भविष्य को तैयार कर रहे हैं। दोस्तों, अगला है, यदि लाखों चुनौतियां हैं तो अरबों समाधान भी है। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। चुनौतियां हैं तो हर चुनौती का 2 से 3 समाधान भी निकलते हैं। अगला है, खुद से प्रतिस्पर्धा करें, मित्रों से नहीं। यह करें कि मैं इससे अच्छा और कैसे कर सकता हूं। यदि आपने मित्रों से प्रतिस्पर्धा की तो आप अपने मित्र तो खोएंगे, अपनी जो क्षमता है उसको भी खो डालेंगे आप। आगे है, अंतिम क्षणों तक तैयारी ना करें।
अवांछित तनाव से बचने के लिए शांत दिमाग के साथ परीक्षा दें। ऐसा नहीं कि हॉल में चले गए और वहां पे भी पढ़ रहे हैं। अरे यार ये भी मोस्ट है, किसी दोस्त ने बताया अरे यार ये पढ़ा क्या, नहीं ये तो नहीं पढ़ाया, वो तनाव आपके दिमाग में आ जाएगा। उसके बाद असफलताओं से निराश नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि आपका एक पेपर में 2-3 क्वेश्चन छूट गए तो उसी के दिमाग में मत रखिए, क्योंकि आपका अगला पेपर खराब हो सकता है उससे। आपको वही छोड़ दीजिए, जो आपने कर्म कर दिया उसको छोड़ दीजिए, फल अपने आप आएगा। उसके बाद है जब कोई स्वार्थ न हो तो निर्णय में कभी भ्रम नहीं होता। स्वार्थ नहीं रखना है, केवल खुद से ही आशा रखनी है। उसके बाद छात्रों, परिवारों और शिक्षकों को एक व्यवस्थित सिद्धांत को लागू करने की बजाय प्रक्रिया विकसित करते हुए सामूहिक रूप से कोशिश करनी चाहिए समाधान निकालने की। एक ऐसा माहौल, एक ऐसा वातावरण तैयार करना जिसमें कि पढ़ाई बच्चे कर सके। उसके बाद है परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करना कोई शून्य संचय खेल नहीं है कि भैया अनंत है बस इसके बाद कुछ भी नहीं है, ये नहीं सोच रहे। इस अनंत से भी कुछ आगे है, ये सोचना है। उसके बाद है दोस्ती को लेन देन वाली भावना नहीं है। अपने दोस्तों की सफलता पर भी खुशी मनाए। ऐसा नहीं कि आप पीछे रह गए, दोस्त आके निकल गया तो मुझसे घृणा करने लग जाए, अरे यार तू तो मेरे को बताता ही नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं। अभिभावकों के प्रति उत्साह या छात्रों के अत्यधिक गंभीर होने के कारण होने वाली गलतियों से बचने की जरूरत है। उसके बाद परिवारों में विश्राम और विश्वास की कमी को दूर करना है, ये मेन जरूरत है। अभिभावक परीक्षा के दिन को नए कपड़ों, रीति रिवाजों, रजिस्ट्रेशन के नाम पर बढ़ा चढ़ाकर पेश ना करें, ये ज्यादा सही है। प्रतिस्पर्धा और चुनौतियां जीवन में प्रेरणा का काम करती है, इसलिए लेकिन प्रतिस्पर्धा स्वस्थ होनी चाहिए, किसी को नीचा दिखाने की नहीं। घरों में एग्जाम के दौरान नो गैजेट जोन बनाया, ये सबसे बड़ी चीज है। एग्जाम के दिनों में इनसे दूर रखिए बच्चों को। परिवार के सदस्यों के बीच पारदर्शिता लाएं, उनके साथ फोन के पासवर्ड साझा करें। रात्रि भोज के दौरान अपने पास कोई गैजेट ना रखें। बच्चों को कहा उन्होंने कि जब खाना खाएं तो पेरेंट्स के साथ बात करते हुए खाएं, न कि गैजेट को हाथ में लेकर खाना खाएं। उसके बाद है मोबाइल फोन की तरह इंसानी शरीर को भी चार्ज करने की जरूरत होती है। इसलिए हमें क्या करना है, उनके साथ बैठकर उनके संस्कार हमारे अंदर आने चाहिए, न कि मोबाइल की अल्ट्रा वायलेट किरणें हमारे अंदर आए। ठीक है। उसके बाद है हमेशा ऐसे दोस्त बनाए जो ज्यादा समझदार हो, मेहनती हो, और आप ऐसे दोस्तों से प्रेरित भी होते हैं, क्योंकि संगत का असर पहले आता है। उसके बाद है कंप्यूटर और फोन के कारण लिखने की आदत कम हो गई है, इसलिए हमें उसको सुधारना है। क्योंकि हम लिखेंगे, हम नोट्स बनाएंगे हाथ से, तो हमारी एक तो स्पीड बनेगी, एक याद होगा, और एक हमें पता लग जाएगी कि हम कितनी देर में लिख सकते हैं, और एक हमारी लिखावट अच्छी आएगी। दोस्तों अब बात करते हैं कि परीक्षा पे चर्चा जो है उसका जो 2025 का उस पे पंजीकरण कैसे कर सकते हैं, हम लास्ट में बात बता दें। दोस्तों पहली बात तो यही है, पंजीकरण कोई भी कर सकता है। स्टूडेंट, पेरेंट्स, टीचर्स, अभिभावक या उनके दोस्त, सब कर सकते हैं। परीक्षा पे चर्चा रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले उनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उनका हम नाम बता देते हैं, innovateindia1 न्यूमेरिक वाला .mygov.in पे जाना होगा। उसके बाद वेबसाइट के होम पेज पर पार्टिसिपेट नाउ पर क्लिक करना होगा। उसके बाद अब आपकी को अपनी कैटेगरी के अनुसार स्टूडेंट सेल्फ पार्टिसिपेशन, स्टूडेंट पार्टिसिपेशन थ्रू टीचर लॉगिन और टीचर पेरेंट का चुनाव करके उसे नीचे क्लिक टू पार्टिसिपेट पर क्लिक करना होगा। उसके बाद अपना पूरा नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और एक ओटीपी आएगा, उसे आपको वहां दर्ज करना होगा। इसके बाद अन्य डिटेल भरकर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पूरी कर ले, और उसका रजिस्ट्रेशन लिंक जो है हम आपको दे रहे हैं। अब जाते जाते जो मोदी जी की 5 चीजें हैं, हर उन्होंने परीक्षा पे चर्चा पे कहा, वो 5 पॉइंट देख लेते हैं, उसमें आपकी पूरी परीक्षा की तैयारी तनाव मुक्त हो जाएगी, वो देख लेते हैं। उन्होंने एक पहली बात ये कही कि खाली समय को खाली मत समझिए, ये खजाना है, इसमें प्रोडक्टिव काम करें। दूसरा है आसपास के जीवन को ऑब्जर्व करें, संकल्प लेकर अपने सपनों को पूरा करें। सपने देखना बुरी नहीं है बात, सपने को लेकर बैठना बुरी बात है, उसके ऊपर कार्य करें। एक सपने को अपना एक लक्ष्य बना ले। उसके बाद है बच्चों को संस्कार देना परिवार की जिम्मेदारी है, उन्हें मोटिवेशन और ट्रेनिंग दोनों मिलनी चाहिए परिवार से। दोस्तों जो हम करते हैं बच्चे उसे देखकर सीखते हैं और वैसा ही करने की कोशिश करते हैं। अपनी इच्छाएं उन पर ना थोपे, अपनी महत्वाकांक्षाओं के मकर जाल में उन्हें कैद कर ना रखें। उसके बाद है क्रिएटिविटी का दायरा नॉलेज से कहीं ज्यादा होना चाहिए, और ऐसा माहौल बनाए कि बच्चे प्रैक्टिकल करके उसे सीखे। तो दोस्तों
मोदी जी के आपको ये मूल मंत्र कैसे लगे? दोस्तों पीपीसी 2025 आ रहा है, 14 जनवरी लास्ट तारीख है। मैं आपको जाते जाते बता रहा हूं कि 14 जनवरी तक रजिस्ट्रेशन रहेगा, तब तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और मोदी जी से अपने जो मन में, दिमाग में, जो मस्तिष्क में जो भी सवालात, जो परेशानियां हैं एग्जाम्स को लेकर, वो पूछिए, स्पष्ट रूप से आपको समाधान मिलेगा, ये दावा है। क्योंकि वो एक प्रधानमंत्री नहीं है, वो एक पूरा चलता फिरता एक ऐसा मशीन है जिसमें सारी चीजें हैं उसके अंदर। प्रधानमंत्री मोदी जी, आपको जानकर आश्चर्य होगा, एलन मस्क भी कहते हैं कि जो आदमी 3 घंटे सोता है, मतलब मोदी जी 3 घंटे सोते हैं, 21 घंटे काम करना, तभी तो सफलता मिलती है। दोस्तों मैं नहीं कहता कि आप उतनी उनकी तरह करें, क्योंकि उनके ऊपर पूरे देश की, पूरे विश्व की जिम्मेदारी भी है उसके ऊपर। आपके ऊपर तो खुद की जिम्मेदारी है, आप उनसे मोटिवेट हो कि आप वो कैसे काम करते हैं। तो दोस्तों जाते जाते आपको एक ही बात कहूंगा कि आपको मोटिवेट होना है, किसी की महत्वाकांक्षाओं के तले दबना नहीं है, आपको अपने मन की करना है। और यदि आपको ऐसा करने से कोई रोकता है तो आप मोदी जी से संपर्क कर सकते हैं और वो आपको इसका समाधान जरूर देंगे। तो दोस्तों कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए समय, इसी समय पर, इसी मंच पर एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।